देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर उत्तर बंगाल के बाद आज दक्षिण बंगाल के अंदर सुबह से लगातार बंपर वोटिंग जारी है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से कोलकाता और उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ साथ हावड़ा, हुगली, वर्धमान के साथ साथ नादिया में वोटिंग पड़ रही है दोस्तों। और क्या 93% का रिकॉर्ड टूटने वाला है, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती की गई है। दोस्तों बताएंगे कौन से इलाके में कितने सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर आम जनता को डराने धमकाने वाले आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे लद्दाख में कैसे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में एक बड़ा धोखा किया गया दोस्तों, और बीजेपी ने मुस्लिम और बौद्ध समाज के लोगों के बीच में आपस में फूट डाली है दोस्तों, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क गए हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आज दूसरे चरण के चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल के कोलकाता और आसपास के शहरी और सबर्बन एरिया के अंदर शाम होते होते रिकॉर्ड स्तर पर वोट डलने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पहले चरण के अंदर उत्तर बंगाल के अंदर हुए जबरदस्त तरीके की वोटिंग, यानी 152 सीटों पर हुए 93% से ज्यादा की वोटिंग के बाद आज दक्षिण बंगाल के अंदर यानी कोलकाता से लेकर हावड़ा, हुगली, उत्तर दक्षिण 24 परगना के साथ साथ वर्धमान और नादिया के अंदर वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि पिछले चरण में पहले चरण के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर वोट डाले गए थे दोस्तों, लेकिन आज शहरी इलाकों के अंदर सुबह से ही लगातार बंपर वोटिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। कोने कोने में लंबी लंबी लाइनें, चप्पे चप्पे पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही है। इसका मतलब शहरी क्षेत्रों के अंदर भी रिकॉर्ड यानी बंपर वोटिंग के रिकॉर्ड टूट सकते हैं दोस्तों। पिछली बार 93% वोट डाले गए थे, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का ये पूरा इलाका गढ़ है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर पिछली बार 142 में से 110 प्लस सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर लपेट कर रख दिया था। तो ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से दबदबा दिखाकर एक तरफा चुनाव जीत सकती है दोस्तों, और 215 से ज्यादा सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बना सकती है दोस्तों। 142 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख मतदाता वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। 1448 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं और विधानसभा क्षेत्र 77 से लेकर 202 और विधानसभा क्षेत्र 259 से लेकर 274 पर वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। और महिलाओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों, खासकर ममता बनर्जी के 2 योजना, लकी भंडार योजना और दूसरा कन्याश्री योजना को लेकर, यानी दोनों योजना महिलाओं के लिए है और इन दोनों योजना को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं ममता बनर्जी के साथ में खड़ी दिखाई देती हैं दोस्तों। मुस्लिम समाज के लोगों का वोट भी पूरी तरीके से टीएमसी के साथ जाता हुआ दिखाई देने लगा है और महिलाओं के वोट ने तो और बीजेपी का सपना तोड़ना शुरू कर दिया है दोस्तों। भाजपा के लोग पूरे बंगाल के अंदर, खासकर दक्षिण बंगाल के अंदर शहरी इलाकों के अंदर योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा की रैली करा के यहाँ पर केवल सांप्रदायिक मुद्दे बना रहे थे दोस्तों। ऐसे में लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई दबदबा नहीं है, तो मुकाबला सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच में होगा, वो भी पिछली बार की तरह मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 110 प्लस सीटें जीतकर टीएमसी यहाँ एक तरफा जीत हासिल करेगी दोस्तों, और कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए। और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर की सीट बन चुकी है दोस्तों, जहां पर एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने है। नंदीग्राम में तो इस बार ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो एकमात्र मुकाबला डायरेक्ट ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर में चल रहा है। भवानीपुर में पिछली बार 56,000 प्लस वोटों से ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी, तो इस बार यहाँ पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के लिए जीतना सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी के साथ जबरदस्त तरीके का संघर्ष चल रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, तो इसीलिए मुकाबला देखने को मिल रहा है दोस्तों। वरना कोई बीजेपी का नेता उतरता तो एक तरफा ममता बनर्जी जीत रही होती। और ऐसे में चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव से पहले, यानी आज अभी हो रहे चुनाव से पहले 60 घंटे में 2473 लोगों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। एनआईए के लोग जगह जगह जाकर छापेमारी कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों के अंदर जिसे अति संवेदनशील बताया जा रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 159 केंद्रीय बलों के कंपनी को तैनात किया गया है दोस्तों। सबसे ज्यादा कोलकाता में 274 केंद्रीय बलों के कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्व वर्धमान का क्षेत्र आता है, जहां पर 263 कंपनियां तैनात की गई है दोस्तों। ऐसे ही हुगली रूरल एरिया के अंदर 236 केंद्रीय बलों के कंपनियों को तैनात किया गया है। इसी के साथ में कोलकाता, बरासात के साथ साथ बोंग गांव और बसीरहाट के साथ साथ बैरकपुर और विधाननगर के साथ साथ बरुईपुर के अंदर और डायमंड हार्बर के अंदर भी भारी तैनाती की गई है दोस्तों। सुंदरबन के अंदर भी 114 टीम तैनात की गई है। तो पूरी तरीके से केंद्रीय बलों की पूरी फौज उतारी गई है दोस्तों। खासकर कुछ सीटों पर बंपर इस तरीके से नियुक्तियां की गई है दोस्तों, और पूरी तरीके से चुनाव को निष्पक्ष बनाने का दावा किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी तैनाती होगी तो लोगों को एक टाइम के बाद डर लगना भी शुरू हो जाएगा, जिससे वोटिंग परसेंटेज यानी मतदान प्रतिशत भी कम हो सकता है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
आज सुबह से लगातार बम्पर वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। शाम होते होते एग्जिट पोल सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल को लेकर बदले गए नियम के बाद शाम को तकरीबन 6:30 बजे के आसपास प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से ये जानकारी आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों की पश्चिम बंगाल से लेकर पुडुचेरी से लेकर केरल और असम के अंदर किस तरीके का माहौल रहा और जनता ने किसको समर्थन किया, तमिलनाडु में क्या रहा हाल, और इन्हीं बातों के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए एग्जिट पोल कराए जाएंगे दोस्तों। और देर रात तक आने वाले एग्जिट पोल एकदम सही हो सकते हैं। ऐसे में अलग अलग ग्रुप के द्वारा एग्जिट पोल के नतीजे बताए जाएंगे दोस्तों। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के अंदर 142 सीटों पर आज लगातार वोट डाले जा रहे हैं और शाम को एग्जिट पोल के नतीजों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वोट प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देर रात तक आज वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग को इन बात पर ध्यान देना चाहिए कि एग्जिट पोल तभी जारी किया जाए जब पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव के लिए पूरी तरीके से वोट डल गए हो। आप लोग पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कई सारे अधिकारियों को ले जाकर पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर काम करवा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में अधिकारियों को भेजा गया है। इस बात की जानकारी तब स्पष्ट रूप से सामने आती है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश के एक विवादित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो सामने आता है, जिसमें वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन ड्यूटी से चुनावी ड्यूटी से हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है दोस्तों। याचिकाकर्ता आदित्य दास ने याचिका में इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया है और जवाब देने के लिए बोला गया है, यानी आज सुनवाई हो सकती है दोस्तों। और हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए, लेकिन तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मांग की गई है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट सामने आता है दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी ने लद्दाख के अंदर कुछ ऐसा किया दोस्तों जो पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन एक तरीके से मुस्लिम और बौद्ध समाज के बीच में आपस में विवाद खड़ा करने की एक बड़ी कोशिश की गई है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये की एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर जोरदार तरीके से भड़क जाते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के अंदर पहले केवल जहां 2 जिले हुआ करते थे वहां पर 5 और नए जिले बना दिए गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप पूरे लेह लद्दाख को देखेंगे यानी पूरे केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे दोस्तों, तो पहले 2 जिले हुआ करते थे। एक तो करगिल जिला होता था जहां पर मुस्लिम समाज के लोग बहुतायत की संख्या में होते थे, यानी बहुमत की संख्या मुस्लिम समाज के लोगों की होती थी दोस्तों। और दूसरा जिला होता था लेह का, जहां पर बौद्ध आबादी ज्यादा मानी जाती थी और बौद्ध आबादी ज्यादा थी दोस्तों। ऐसे में एक लोकसभा सीट को लेकर पिछली बार बौद्ध और मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। और बौद्ध और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर लेह लद्दाख के न्याय की मांग की दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के लोग बुरी तरीके से फंस गए और अब भारतीय जनता पार्टी ने लेह लद्दाख के लिए एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पूरे लद्दाख के अंदर अब 7 जिले टोटल होंगे, जिसमें से 5 जिले ऐसे बनाए गए हैं जो बुद्धिस्ट बहुसंख्यक जिले बन चुके हैं दोस्तों, जबकि मुस्लिम आबादी वाले केवल 2 ही जिले हैं। अब अगर आप आंकड़ों को देखेंगे 2011 के आंकड़े बताते हैं जनगणना के कि पूरे लेह लद्दाख और करगिल के अंदर अगर आप देखें तो 46% के आसपास मुस्लिम आबादी है दोस्तों, जबकि मात्र 39% बुद्धों की आबादी है, यानी बुद्ध समाज के लोगों की आबादी है। ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 जिलों को बनाया है दोस्तों, ये ऐसे बनाए गए हैं कि 2 सीटों पर यानी 2 जिलों के अंदर ज्यादातर मुस्लिम आबादी को एकजुट रख दिया गया है। बाकी जो 5 जिले हैं वहां पर इस तरीके से समीकरण बिठाए गए हैं कि बुद्ध समाज के लोगों की बहुमत हो गई है दोस्तों। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के बावजूद केवल 2 ही जिलों में मुस्लिम आबादी का बहुमत है दोस्तों। बाकी बौद्ध समाज के लोगों को 5 जिले बनाकर दिए गए हैं। एक तरीके से दोनों समाज के बीच में आपस में विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार अपने पुराने हथकंडे अपना रही है और दोनों समाज के बीच में आपस में मतभेद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। पिछली बार जब लद्दाख के अंदर जोरदार तरीके का आंदोलन हुआ था तो सारे समाज के लोग एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे और इसी बात को लेकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई, बाद में उनको छोड़ा गया। तो अब एक नए तरीके से समाज के बीच में 2 अलग अलग तरीके से खेमेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। काफी गंभीर मामला है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बीजू जनता दल को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक के पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भक्तचरण दास ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत, जिला परिषद और नगर परिषद के चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहते हैं। जितने कार्यकर्ता हमसे जुड़ेंगे उतना हमारा संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। इस फॉर्मूले को जानते हैं कांग्रेस के नेता दोस्तों, इसीलिए ये बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत, जिला परिषद और नगर पालिका चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और पूरी तरीके से उड़ीसा के अंदर पुरानी स्थिति को कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। अब देखते हैं पुरानी स्थिति को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कितना और संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी एक विकल्प जरूर है, लेकिन विकल्प को आम जनता के बीच में निखरने में कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि बीजू जनता दल का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी होती जा रही है दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले
मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी अपडेट आती है। दोस्तों अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी कविता मीणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचता। उनसे बोला जाता है कि राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी का पुतला फूका जा रहा है, इस पर कार्रवाई करिए और नियम सब पर बराबर लागू करिए। अगर बीजेपी के किसी नेता का पुतला जलाने पर प्रशासन के लोग विरोध करते हैं तो राहुल गांधी का पुतला जलाने पर भी प्रशासन के लोगों को आपत्ति होनी चाहिए। इसके बाद अब मांग की गई है, देखते हैं क्या कोई फैसला लिया जाता है नहीं लिया जाता। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के अंदर विधायक दल को एकजुट रख पाना काफी मुश्किल भरा काम है। दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जालंधर के अंदर विधायकों की एक बैठक बुलाई थी दोस्तों, और जालंधर में बुलाई गई इस बैठक को अचानक से कैंसिल कर दिया जाता है। सरकार ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया और ये दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी ने इसी चक्कर में ये कार्यक्रम रद्द कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने बैठक बुला ली थी विधायकों की, तो फिर अचानक से क्यों टाला गया। दोस्तों कुल मिलाकर टालने के अलग अलग तरीके के दावे किए जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आम आदमी पार्टी को अपने सारे विधायकों को एकजुट रखकर पंजाब में आगे बढ़ना अभी काफी संघर्षपूर्ण काम होगा। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्यों आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की बैठक नहीं बुला पा रही है दोस्तों, उसको बार बार टालना पड़ रहा है। क्या विधायक भागने की तैयारी में है और क्या बीजेपी पूरी तरीके से राघव चड्ढा और अन्य लोगों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में जुटी पड़ी है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जाकर दौरा करते हुए सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सब कुछ सही से चल रहा है नहीं चल रहा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तस्वीरें सामने आई है दोस्तों। असम के अंदर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर काम पर लगाया गया है, किसी भी तरीके से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली बीजेपी के द्वारा इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया कि विपक्ष महिला विरोधी है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि दिल्ली बीजेपी के लोग जो विरोध कर रहे थे उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको केवल 4 महिलाएं दिखाई देंगी और नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे। लेकिन सारे के सारे भाजपा के नेताओं को अगर आप देखेंगे तो केवल दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही है दोस्तों, उनके साथ में 2-3 महिलाएं और नजर आ रही है, यानी टोटल 4 महिलाएं नजर आ रही है। और यूं कहिए कि आप 50 के आसपास पुरुष नेता दिखाई दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर महिलाओं के नेतृत्व को भी आगे नहीं ला सकती है, दिखाने मात्र के लिए कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं। कम से कम बीजेपी वालों को ऐसे महिलाओं की एक भीड़ इकट्ठा करनी चाहिए थी और उनसे ये प्रदर्शन करवाना चाहिए था। भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं दोस्तों, इसमें ज्यादातर पुरुष हैं और उसके बाद दावा किया जाता है कि बीजेपी बहुत महिलाओं के बारे में ख्याल रखती है। हकीकत यह है दोस्तों कि भाजपा चाहे जो बोले, कहीं ना कहीं महिला आरक्षण के मामले को लेकर बीजेपी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी वो तो नहीं बना पाई है, ये बात तो तय है। साथ साथ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए 4 मई ममता गई इस तरीके से एक पोस्ट डाला दोस्तों। इसमें ममता बनर्जी को दिखाया गया कि वो हाथ में सामान लेकर बंगाल से जा रही है। इसमें लिखा गया कि बंगाल बाय बाय गुड बाय, यानी बंगाल गुड बाय लिखा हुआ था दोस्तों। इस बात को तृणमूल कांग्रेस ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पलटानो दौरकार बोलकर, यानी परिवर्तन की जरूरत है ये बोलकर बंगाल के अंदर रैली कैंपेन कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बंगाल विरोधी मानसिकता दिखा रही है। बीजेपी अपने पोस्ट में बंगाल गुड बाय लिख रही है। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग बंगाल को गुड बाय करना चाहते हैं, बंगाल की आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। एक तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी का अपमान बीजेपी के लोग करते करते पूरे बंगाल का अपमान कर दे रहे हैं। और इसी बात का जिक्र करते हुए टीएमसी ने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि बंगाल के संस्कृति को खत्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, बीजेपी को हराया जाए, जो बंगाल की राजनीति को, बंगाल के कल्चर को, संस्कृति को खत्म करना चाहती है, बंगाल की भाषा को खत्म करना चाहती है, बंगाली आइकन को खत्म करना चाहती है, बंगाली हिस्ट्री को खत्म करना चाहती है, बंगाल के लिटरेचर को और बंगाल के हेरिटेज फूड को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। उल्टा बीजेपी वाले खुद इस पूरे मामले पर फिनिश हो जाएंगे। साथ साथ दोस्तों आखिरकार कांग्रेस पार्टी को गुजरात से एक बड़ी सफलता मिली दोस्तों, जहां पर द्वारकाधीश की नगरी में यानी द्वारका के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। जो दावा किया गया वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने सारी की सारी सीटें स्वीप कर ली है दोस्तों। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात से जुड़ी हुई पॉजिटिव खबरें सामने आई है दोस्तों। पार्टी को अभी से काम पर जुट जाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो कहा था कि बीजेपी को गुजरात में हराएंगे, उस पूरी रणनीति पर काम करना है, तो क्योंकि आम जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रति लगातार बना हुआ है दोस्तों। खासकर कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, तो एक बहुत बड़ा समर्थन है आम जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति दोस्तों। अब देखना ये होगा कि संगठन के विस्तार और तमाम तरीके की रणनीति को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। क्या बीजेपी को हराने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी? आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का हालिया बयान और विपक्ष के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव महज दिखावा है। ये कदम महिलाओं के हितैषी बनने के राजनीतिक प्रयास प्रतीत होते हैं, न कि वास्तविक प्रतिबद्धता दिखाई देती है। यदि सरकार सच में महिला सशक्तिकरण
सशक्तिकरण को गंभीरता से लेती है तो 2023 में पारित किए गए महिला कानून आरक्षण कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में लागू किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। दोस्तों, महाभारत का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि दुशासन और मोदी जी को कृष्णा बताते हुए बीजेपी के लोग भावनात्मक और राजनीतिक नैरेटिव बनाने की गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सब लोगों को पता है और असल सच्चाई यह है कि महिलाओं के समान और अधिकार की रक्षा भाषणों से नहीं होती बल्कि ठोस फैसलों से होती है और बीजेपी के लोग कोई ठोस कदम नहीं उठाते। साथ ही साथ मोदी सरकार महिला आरक्षण तुरंत लागू करे और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को लेकर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, अलका डांबा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन दिल्ली के अंदर किया गया है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी 2023 वाले नियम को लागू करने के लिए बोल रही है। दोस्तों, और ज्यादा देर किया जाएगा तो ये महिलाओं का अपमान होगा। हम नरेंद्र मोदी को महिलाओं के साथ हल नहीं करने देंगे, उन्हें महिलाओं को हक देना ही होगा और आरक्षण देना ही होगा। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। दोस्तों, अब चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। टीएमसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि पहले दुष्कर्म की धमकी, फिर अपमानजनक कार्टून बनाए जाना, एक तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जा रहा है। उनकी जान को खतरा है और बीजेपी वाले जानबूझकर इस तरीके से ममता बनर्जी के लिए उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता से भी एक बड़ी अपील की है। दोस्तों, देखते हैं आम जनता इस पर क्या रिस्पॉन्स करती है, क्या जवाब देती है, क्योंकि आम जनता नहीं चाहती है कि कुछ बदले और उनको ममता बनर्जी से जितना फायदा मिल रहा है उनको दूसरे किसी से फायदा नहीं मिलेगा। ये बात उनको तय दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसीलिए बंगाल के अंदर खासकर जो महिलाएं हैं उनमें तो ममता बनर्जी का एक अलग ही तरीके का क्रेज है। दोस्तों, और एक और बड़ी अपडेट सामने आती है दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली की महिलाओं के 2500 रुपए कहां है, ये सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी की नेत्री और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि पहले कैबिनेट की पहली बैठक में ही 2500 रुपए देने का फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन पहले कैबिनेट की पहली बैठक तो कितने बार पहली हो गई, लेकिन आज तक इस मामले को लेकर चर्चा तक नहीं की जा रही। दोस्तों, बीजेपी ने एकदम ठंडे बस्ते में पूरे मामले को डाल दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए भेज रही थी। बीजेपी ने दोगुना लालच देने की कोशिश की, लोग फंस गए, लेकिन बाद में पता चला कि दोगुना लालच में कोई फायदा नहीं है और पूरी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे करके समीकरण बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी वालों को जवाब देने के लिए नहीं बन रहा है कि आखिर जो वादा उन्होंने किया था पैसा देने का वो कहां है। तो बंगाल के लोगों को देखना चाहिए कि दिल्ली में आम जनता से जो बीजेपी ने वादा किया था क्या वो वादा सच हुआ है, नहीं हुआ है। साथ साथ उत्तराखंड के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी गन्ने के भाव नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन करने के लिए भरकर गन्ना लेकर आ जाती है और कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति ने किसानों के मुद्दे को लेकर गन्ने से भरा हुआ ट्रॉली लाकर विधानसभा के सामने लाकर पटक दिया। दोस्तों, और सड़क पर ही गन्ने पलट दिए और विरोध जताया गया। कुल मिलाकर गन्ने के दाम सही नहीं मिलना एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के किसानों के लिए भी है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप ये मानते हैं कि अब समय आ चुका है बीजेपी को इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, दोस्तों, क्योंकि 2027 के चुनाव में उत्तराखंड के अंदर भी वोट डाले जाएंगे और बीजेपी के लोग अब पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हुए। उनको लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो आम जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि किसान खुशहाल है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोस्तों, किसान बुरे हालत में है और खासकर उत्तराखंड का किसान तो और बुरे हालत में है, क्योंकि उनके पास उस तरीके से सामान बेचने का क्षमता भी नहीं है दोस्तों, और दाम भी नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं प्रताड़ना सबसे ज्यादा उत्तराखंड के किसानों की हो रही है। साथ साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के पलटी मारने को लेकर भगवंत मान का बयान आया है। दोस्तों, भगवंत मान कहते हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे सब लोग इस्तीफा दे, उनको पार्टी ने जिताकर भेजा है और पार्टी को अगर उन्हें छोड़ना है तो वो पार्टी छोड़ दे, लेकिन पोस्ट से इस्तीफा दे दे। रिपोर्टर ने कहा कि मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। मान ने कहा कि अब इन लोगों को खुद अपने दम पर चुनाव लड़कर देखना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी ने इनकी कितनी मदद की कि ये राज्यसभा गए, वरना इनको कौन जानता है। ऐसे में दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इनको वोट दिया था, इसीलिए सारे के सारे राज्यसभा का मेंबर बनकर गए और इसलिए इनको आना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ में गद्दारी की है, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, हमारे खिलाफ ही काम करते रहे और इन लोगों को इन सारे पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी अपने बागी नेताओं पर भड़क रही है। दोस्तों, इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली के अंदर पुलिस कंप्लेन की है। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी के नेता अभिषेक दुबे ने यह मामला दर्ज करवाया। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब ये आरोप पूर्व आईपीएस अधिकारी के ऊपर लगाया गया है तो उनको खुद इस पूरे मामले पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। उनको हर
तरीके के कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेता कैसे एक पार्टी बनकर आ गए हैं प्रचार करने के लिए, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप ये मानते हैं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं और जो काम करने का तरीका उसे लेकर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह बचाव में कैसे कूद जाते हैं, चाहे किसी आईपीएस को लेकर सवाल खड़ा किया गया हो या फिर कोई और मामला हो। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव खत्म होते ही यानी आज शाम को चुनाव खत्म हो जाएंगे दोस्तों और कल से दाम पेट्रोल डीजल तमाम तरीके की चीजों की बढ़ेगी। जैसा राहुल गांधी ने अंदेशा जताया है वो बात लगभग आज तय होती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। रात को ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि तेल कंपनियां भारी नुकसान में चल रही है। वो कब तक इस बात को होल्ड कर पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। और यही बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और फ्लाइट बंद करनी पड़ सकती है। एयरलाइंस की गुहार, मदद करे सरकार। यानी गैस तेल के साथ साथ दोस्तों जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन वगैरह में, वो भी अब धीरे धीरे करके खत्म होता चला जा रहा है, विलुप्त होता चला जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक और बयान आता है दोस्तों। वो कहते हैं कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, इसे घोषित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोगों की प्रतिबद्धता और देश भर के लोगों के समर्थन के कारण हुआ। भागवत सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर रेशी बाग इलाके में डॉक्टर हेडगेवार के समिति के कार्यक्रम में पहुंचे थे। ऐसे में दोस्तों उनका ये बयान कहीं ना कहीं इस बात के साफ संकेत देता है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें अब तक की जा रही थी वो पूरी तरीके से ढकोसला साबित हो रही है दोस्तों। और पूरा दावा है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कि हिंदू राष्ट्र भारत पहले से ही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को अगर हिंदू राष्ट्र बताते हैं, तो बीजेपी वाले कितना अपने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं दोस्तों, ये देखने वाली बात है। क्योंकि भाजपा के समर्थकों को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें हिंदुओं की मौज होगी, जबकि हकीकत यह है कि सारे समाज के लोगों को धीरे धीरे करके नुकसान झेलना पड़ रहा है दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत दिन।